गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। और हम लोग 100% वोकैब इन 50 डेज का जो टारगेट लिए हैं, आज उसका हम लोग तीसरा सीट करने वाले हैं। तो चलिए, गुड मॉर्निंग सनी, आपका स्वागत है। और इससे पहले कि हम लोग कुछ और बातें करें, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि इस बार टेस्ट कंटिन्यू आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अगर इस बार टेस्ट नहीं कंटिन्यू करेंगे तो फिर आप लोग को फाइन लिया जाएगा। प्रतिदिन आप लोगों को वार्निंग मैसेज भेजे जाएंगे और जिनका टेस्ट नहीं किया रहेगा, है ना, उन लोगों को हटा दिया जाएगा और फिर से उनसे पेमेंट लेकर के एनरोलमेंट किया जाएगा। क्योंकि ये वोकैब का बैच है, इसमें हर बार आपको संडे तक सारे टेस्ट अपने बैकअप करने होंगे, चाहे आपके घर में कितनी बड़ी शादी हो या, है ना, कुछ भी हो, चाहे आप ही का शादी क्यों ना हो। तो चलिए, हम लोग वोकैब डे 2 यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे डे 3 होना चाहिए था, है ना। होना क्या चाहिए था भाई? यहाँ पे डे 3 होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर अंदर का वर्ड सेम है तो फिर दिक्कत होगा, नहीं, अंदर का वर्ड आगे है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पहला जो वर्ड आज का दिख रहा है वो क्या दिख रहा है भाई? पढ़ के सुना दीजिए, जल्दी से उच्चारण कर लीजिए अपने मन में। तो कैको ग्राफिस्ट दिख रहा है। तो देखो, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना होगा आपको, क्या कि देखो यहाँ पर कैको का मतलब होता है बुरा। ठीक है ना? कैको का मतलब क्या होता है भाई? ऐसे ही पता चल रहा है, कैको मतलब एकदम कर्कश जैसा, कौवा जैसा, यानी इसका मतलब बैड होता है। और फिर मैंने कहा कि ग्राफिस्ट, तो ग्राफिस्ट का मतलब याद रखना है क्या? राइटिंग, है ना? क्या चीज याद रखना है? राइटिंग और डिजाइन। अब बाय द वे, किन्हीं का राइटिंग और डिजाइन इतना बुरा है कि आप देख करके उनका मजाक उड़ा देते हो। ठीक है? तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास में क्या? आईएसटी का मतलब क्या सीखे थे, है ना? पर्सन। क्योंकि ऊपर आप हेडिंग क्या बनाए हो अभी भी? पर्सनालिटी ट्रेट बनाए हो। यानी कि पर्सनल ट्रेट का मतलब हो गया क्वालिटी। तो क्वालिटी रिलेटेड वर्ड्स आपके पास यहाँ पे हैं। ये कैसे आदमी को कहते हैं जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है? वन हुज हैंड राइटिंग इज वेरी बैड। ठीक है? हुज हैंड राइटिंग इज नॉट ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं, इज नॉट ब्यूटीफुल। तो जिनकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, उनको कहा जाता है कैकोग्राफिस्ट। ठीक है? अब इसका एंटोनिमस पूछेगा तो एंटोनिमस हम अगले स्लाइड में भी आपको दिखा सकते हैं। अगर आप यहीं पे पूछिएगा तो हम यहीं पे बता देते हैं, क्या होगा? कैलीग्राफिस्ट होगा। और देखो, कई बार क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन आपको एक्सपेरिमेंट कर देता है कि कैको का उल्टा पूछ देता है। तो कैको का जब सिर्फ उल्टा आपसे पूछेगा तो बस इतना ही सोचना है कि जब कैको पूछ रहा है तो कैली कर देंगे। ठीक है? मतलब क्या हो गया? कैको का उल्टा पूछेगा तो सिर्फ हम इतना ही बता देंगे कि कैको का उल्टा कैली हो गया। क्लियर हुआ? चलिए, अब देखिए, रिलेटेड वर्ड में आपको लेके चलते हैं कि रिलेटेड वर्ड में अब अगला वर्ड आपके पास में क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहला वर्ड ही हमको दिख रहा है कैलीग्राफिस्ट। यानी कि आईएसटी का मतलब हो जाएगा पर्सन, और ग्राफी का मतलब फिर से मैं कहूंगा वही आपके पास में। यहाँ पे ग्राफी का स्पेलिंग होगा कैलीग्राफी, होगा GRA होगा, ये फालतू ए है यहाँ पे। तो कैलीग्राफी का मतलब आपके पास हो रहा है सुलेखन, क्योंकि कैली का मतलब मैंने क्या बताया? ब्यूटीफुल। चलिए, तो डेफिनेशन ऐड यहाँ से आप खुद से भी कर सकते हैं और लिखते चलिएगा, आप लिखते भी जा सकते हैं, इतना टाइम आपके पास में रहेगा। और सबसे बढ़िया होगा कि आप डायरी, है ना, परचेज कर लीजिएगा। और कहाँ से परचेज करना है, क्या और किन से लेना है, ये सब डिटेल आपको मैं बता दूंगा। कोचिंग नहीं आने की जरूरत है, आप चाहें तो एक दुकान का एड्रेस है, आप वहाँ से ले सकते हैं। निशा स्टेशनरी, जो बंदना सिनेमा रोड में पड़ता है, जो आपको पे टेलीफोन एक्सचेंज और बंदना सिनेमा दोनों के बीच में पड़ जाता है। देखिए, तो यहाँ पे लिखना है क्या? ए पर्सन, ठीक है, विथ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ए पर्सन विथ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। चलिए, ये होता है आपका सुलेखक, जिसकी राइटिंग बहुत ही खूबसूरत होती है। नेक्स्ट में आप देख रहे होगे कार्टोग्राफर। तो आपको याद रखना है कि कार्ट का मतलब हो जाता है बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी से कोई दुनिया देखने के लिए निकला था, है ना। कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी, और मैंने कहा कि बैलगाड़ी से दुनिया देखने के लिए कोई निकला था। और उस आदमी ने जो आपका डिजाइन तैयार किया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दुनिया का डिजाइन। और सबको पता है कि इसको हिंदी में मानचित्र कहेंगे। और मानचित्र के मतलब हो गया कि मानचित्र डिजाइन करने वाला आदमी को क्या बोल देंगे? कार्टोग्राफिस्ट बोल देंगे। तो लिखेंगे कि वन हु ड्राज मैप्स, वन हु ड्राज मैप्स, जो क्या करते हैं? मैप्स ड्रा करते हैं।
चलिए बस 1 मिनट वेट करिएगा। एक चलिए अब आ जाइए वापस। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बता रहा था मैं कि कार्टोग्राफी जो होते हैं मानचित्र वगैरह ड्रॉ करते हैं। अब अगला वर्ड जो तीसरा वर्ड है ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। वर्ड आपको दिख रहा है ना, इलिजिबल। आप लोग कभी-कभी सुनते हैं ना कि डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, है ना? तो सीधे यहाँ पे वही याद रखना है आपको, डॉक्टर हैंडराइटिंग। डॉक्टर की क्या? हैंडराइटिंग, ठीक है? तो वही लिखना है क्या किया, डेफिनेशन होगा ए हैंडराइटिंग व्हिच कैन नॉट बी रीड, ठीक है? एंड हैंडराइटिंग व्हिच कैन नॉट बी रीड। तो ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं। अब हिंदी करोगे स्टूडेंट, एकदम सिंपल है, अपठनीय है। चलिए, इनकरेजिबल है आपके पास में, तो देखो ऐसे ही पता चल रहा है कि इसमें करेक्शन की बात होगी। क्या चीज़ की बात होगी? करेक्शन की बात होगी। और यहाँ पे आईएन का मतलब क्या याद करना है? नेगेटिव वर्ड है यानी नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है ना कि आपको सोचना होता है कि आप इतना अच्छा लिख देते हो कि उसमें एक भी जगह हम लोग अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इतना खूबसूरती तो नहीं, लेकिन इतना अच्छा लिखते हैं आप, इतना त्रुटिहीन लिखते हैं आप कि इसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता। तो आपका इनकरेजिबल भी हैंडराइटिंग को ही कहा जाता है, लेकिन लेख वगैरह के लिए। तो लेख वगैरह के लिए मतलब लिख दो एन ऐसे, और राइटिंग, राइटिंग में लगा सकते हो यहाँ पे विदाउट करेक्शन, विदाउट करेक्शन। मतलब इसमें कोई करेक्शन ही नहीं होता है। इसका हिंदी होता है बड़ा अच्छा, और इसका हिंदी होता है विशुद्ध, है ना? विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब बिल्कुल शुद्ध, ठीक है? तो इनकरेजिबल का मतलब होता है 100% आपने क्या लिखा है, सही सही लिखा है। चलिए, इनफॉलिबल आदमियों को कहा जाता है। इनफॉलिबल किसको कहा जाते हैं? आदमी को। इनकरेजिबल तो राइटिंग्स को कहिएगा, और इनफॉलिबल किसको कहिएगा? पर्सन को। मतलब जो आदमी कभी लाइफ में कोई गलती ही नहीं किया होगा, ठीक है? ए पर्सन हू नेवर, क्या हो जाएगा? फेल्स। जो आदमी कभी फेल नहीं होता, है ना? या ए पर्सन कह सकते हैं, हु नेवर मेक्स ए मिस्टेक भी कह सकते हैं। हु नेवर मेक्स ए मिस्टेक। तब आप लोग को सराउंडिंग में कुछ और भी सुनाई पड़ रहा है क्या? चिड़िया वगैरह की आवाज़ भी क्या? हुँ, चलिए, बताते रहिएगा। हम आ गए हैं छत पे थोड़ा-सा, क्योंकि नीचे सब लोग सैर-सफाई करना शुरू कर देते हैं सुबह-सुबह, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस मुझे होने लगता है। और छत पे आने पर थोड़ा-सा गाँव का माहौल है, तो गाँव में चिड़िया की आवाज़ तो ख़ैर कॉमन है। चलिए, तो डिस्टर्बेंस फ़ील हो रहा होगा नहीं? क्योंकि तो प्यारी आवाज़ होती है ना। आप बताओ स्टूडेंट, इलिटरेट तो वो लोग होते हैं ना, जो अंगूठा छाप बोल देते हो आप लोग। बेचारे क्या नहीं कर सकते हैं? किसी अक्षर को पढ़ ही नहीं सकते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। तो देखो गाली के तौर पे यूज़ करते हैं, कमेंट और इरिटेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको, और इसका हिंदी निरक्षर हो गया। यानी कि जो ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, यानी जिनको लेटर का कोई नॉलेज नहीं है। देख लो, ऐसे ही पता चल रहा है कि लिटरेट का मतलब लेटर भी समझ सकते हो, लिटरेचर भी समझ सकते हो, और हिंदी में आपको बता ही दिया कि निरक्षर होता है। क्या होता है भाई? निरक्षर होता है। चलो डेफिनेशन ऐड कर लेता हूँ। वन हू कैन नॉट रीड और राइट, ठीक है? क्या डेफिनेशन ऐड कर लेंगे? वन हू कैन नॉट रीड और राइट। चलो, अब ये कॉलम मैंने जानबूझ के खाली रखा है ताकि हम आपको लिख करके सिखाएँ, और उतना देर आप भी लिख पाओ। नहीं तो पता चलेगा ये भी कॉलम भरा हुआ रहेगा ना, तो फिर आप लिख नहीं पाओगे। तो वन हू कैन नॉट रीड और राइट। चलिए, ये था पहला स्लाइड जिसमें हमने सीखा कैलीग्राफिस्ट और कार्टोग्राफर, एलिजिबल, इनकरेजिबल, इनफॉलिबल और इलिटरेट।
बाकी इसको एक बार लास्ट में रिवीजन भी कराया जाता है हमेशा। चलो अब देखो 7वां वर्ड जो रिलेटेड वर्ड में है वो है लेक्सिकोग्राफर। तो ग्राफर का मतलब तो राइटिंग हुई गई आपके पास में, और यहाँ से लेक्सिको का मतलब डिक्शनरी याद करेंगे। क्या याद करेंगे? डिक्शनरी। मतलब ये डिक्शनरी लिखने वाले लोगों को कहा जाता है। तो डिक्शनरी को तैयार किया जाता है, लिखा नहीं जाता है ना। तो वन हु के बाद यहाँ पे लिखने के लिए हम राइट यूज नहीं करके क्या यूज करेंगे डिक्शनरी के लिए? कंपाइल। क्या यूज करेंगे? कंपाइल। और कई बार देखो फिलर वगैरह में यही सब बड़ा आपको ब्लैंक स्पेस पे पूछ देता है भरने के लिए कि एक डिक्शनरी ब्लैंक स्पेस, तो वहाँ पे आपको भरना पड़ता है कि डिक्शनरी इज कंपाइल्ड, है ना। तो वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। चलिए, वन हु कंपाइल अ डिक्शनरी। अगला वर्ड आपके पास में दिख रहा होगा स्टेनोग्राफर। तो आप सबको पता है कि वन हु राइट शॉर्ट हैंड, क्योंकि स्टेनो का मतलब होता है शॉर्ट में लिखने वाले लोगों को कहा जाता है। तो चलिए, वन हु राइट या वन हु प्रैक्टिस कर देते हैं। वन हु प्रैक्टिसेस। क्या भाई? शॉर्ट हैंड। तो जो शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करते हैं और जॉब करते हैं बाद में फिर, तो उनको हम स्टेनोग्राफर बोलते हैं खास करके। अब देखो प्ले राइट आपको बहुत ही याद रखना है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट प्ले राइटर मार के आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। मतलब क्या होता है ना कि ये जा करके स्टेज पर किसी भी नाटक को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। स्टेज पर क्या करना? कोई प्ले यानी नाटक को परफॉर्म करना। तो हिंदी इसका होता है प्ले राइट का मतलब नाटककार। चलिए, तो लिख दीजिए वन हु। अब देखो ये नाटककार का मतलब होता है कि ये ज्यादातर क्या करते हैं? दिशा निर्देश देते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ठीक है। तो वन हु प्लेज भी कर डायरेक्ट भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट भी कर सकते हैं और राइट्स भी कर सकते हैं। कि जो किसी दिशा निर्देश को देने का काम करता है, ये लिखता है। क्या चीज भाई? ए प्ले। प्ले मतलब यहाँ पे नाटक है। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए क्या होता है कि ये प्लेगियरिस्ट भी इसमें कहाँ से आ गया। जब हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो ये भी आना जरूरी है भाई। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम लोग कहते हैं ना कि ये लेख मैंने लिखा, वो कहता है मैंने लिखा, और उसको फाइनली नहीं होता कि किसने एक्चुअल में ये लेख लिखा। और उसके बाद कई बार आप सुने होंगे कि उस पर प्लेगियरिस्ट का केस हो गया है, प्लेगियरिज्म का केस हो गया है। तो ये जो केस होता है उसमें क्या होता है ना कि एक दूसरे के हैंड राइटिंग को चुराने की बात होती है। चलो ठीक है। तो आईएसटी है डेफिनेशन, तो वन हु से पहले स्टार्ट करो। और उसके बाद मैंने कहा ना कि इसका रिलेशन किससे है आपका? राइटिंग से या तो पोएम वगैरह से। ठीक है। और ये क्या करने का काम करते हैं? चुराने का काम करते हैं स्टिल्स। अब क्या होता है? ये दूसरों का काम चुराते हैं ना, तो अदर वर्क। और क्या चीज का वर्क भाई? ऑफ लिटरेचर। मतलब ये दूसरे का किया हुआ कोई भी पोयम, कविता, कहानी को छाप देते हैं, है ना। साउथ में एक मूवी बनी थी जिसमें एक लड़का जो होता है वो कहानी को सेम टू सेम सोचता है, और वो कहानी ऑलरेडी पहले से कितने 100 साल तो नहीं, लेकिन वही 40-50 साल पहले मतलब कि बांग्ला भाषा में लिखी जा चुकी होती है। और वो अपनी कहानी के हिसाब से सिनेमा बनाता है, और उसका सिनेमा बैन हो जाता है। तो उसपे प्लेगरिस्ट का केस, प्लेगरिज्म का केस हो जाता है। तो ये मूवी में आपको प्लेगरिस्ट की पूरी कहानी ही समझाई गई है। चलिए, अगला वर्ड आपके पास में है यहाँ पे बी नहीं, क्या होना चाहिए था? पी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पी। कंपोजिटर होना चाहिए था। ठीक है। अ, आप देखते होंगे कि न्यूज़ वगैरह बहुत ही लंबा-लंबा होता है, तो उनको शॉर्ट करने के बाद उनको प्रकाशन किया जाता है या न्यूज़ में छापा जाता है। तो ये कोई ना कोई व्यक्ति तो करता ही होगा, नहीं? है ना? अब देखो देखो दिक्कत हो रहा है ना, मैं कहता हूँ COMP का मतलब याद रखना पहले कॉम्प्रेस। क्या याद रखना है? कॉम्प्रेस। अब बताओ कॉम्प्रेस करने का मतलब क्या होता है? दबाने का सेंस, सिकुड़ने का सेंस। और TOR का मतलब भी प्रोफेशन होता है, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब में OR आता है ना लास्ट में। तो इसका मतलब है कि ये आदमी जो होता है वो न्यूज़ को क्या करता है? कम करता है। वन हु कॉम्प्रेस भी लिख सकते हैं या कंपोजेज भी लिख सकते हैं। कंपोजेज ऑब्लिक कॉम्प्रेसेस। क्या चीज भाई? न्यूज। तो न्यूज को ये कॉम्प्रेस या कंपोज करने वाले होते हैं। चलिए, अब लेकर चलते हैं अगला वर्ड पे आपको। तो ये था कैकोग्राफिस्ट के इतने सारे वर्ड जो आपने रिलेटेड में देखे। अब देखिए चौभनिस्ट क्या होता है और इसके रिलेटेड वर्ड में कौन कौन से वर्ड आएंगे। तो देखो एक बात आई फिर से हमको समझ में आ रहा है कि IST का मतलब तो वर्सन है यहाँ पे, है ना। पर्सन या वन हु से डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे तो समझ में आ गया। और ऊपर ही भी आपका पर्सनालिटी ट्रेट ही भी चल रहा है, इसका मतलब कि क्वालिटी है तो आदमी तो आएगा। अब यहाँ से समझना है कि चौभी का मतलब याद करना है कि ये इतना मतलब कि क्या कर सकते हैं
ज्यादा अपने घर की चाबी को पसंद करता है, कि अपने घर की चाबी कहीं भी रहेगा वहां से लेगा और अपने घर में सोएगा, ये सब कुछ समझना है। और उतना नहीं याद रखना तो सीधे यहाँ पे सी का मतलब क्या है, पहले याद करो कंट्री। क्या याद करो? कंट्री। कंट्री का मतलब देश। अब ये आदमी होता है जिसको अपने देश की बुराई बर्दाश्त नहीं होती है। अब आप कहोगे सर इसका हिंदी आप सीधे सीधे कर रहे हो कट्टर, ठीक है। और चूंकि कंट्री से रिलेट कर रहे हो सर, तो हम धर्म के प्रति नहीं, किसके प्रति लिख देंगे? देश के प्रति। तो कट्टर देशभक्त को चौबरिस्ट कहा जाता है। अब देखो जब डेफिनेशन की बारी आएगी तो वहां पे आपको लिखना होगा कि वन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू हिज कंट्री, ठीक है। वन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू हिज कंट्री। चलो, टू हिज कंट्री आपको ये लिखना पड़ेगा। अब देखना है कि कोई अपने धर्म के प्रति कट्टर होता है, कोई अपने विचारों को लेके कट्टर होता है ना। तो उन सभी लोगों को और क्या क्या कहते हैं। तो चलिए आपके पास रिलेटेड वर्ड का लिस्ट है, उसमें देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा फेनाटिक, और इसमें हमेशा रिलीजन का सेंस होगा। किसका सेंस होगा? ब्रैकेट में लिख दो पहले, रिलीजन का सेंस होगा। चलो, तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे रिलीजन लिख सकते हैं, उसके बाद इसको समझ सकते हैं। यानी डेफिनेशन आपके पास आने वाला है कि वन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू हिज रिलीजन। वन हु इज ब्लाइंडली, उसके बाद यहाँ पे डिवोटेड लिखा जाएगा टू हिज रिलीजन। अब तो हिंदी में इसको क्या बोलोगे? चलो, नहीं बोलोगे तो फिर हमको बोलना पड़ेगा। तो इसको सिर्फ बोल देना है क्या? कट्टर। ठीक है, क्या बोल देंगे? कट्टर। आजकल देखिए भाई, मोदी जी के भक्तों को या हिंदू धर्म को ज्यादा मानने वाले लोगों को, हम लोगों को कभी कभी क्या बोल दिया जाता है? अंधभक्त बोल दिया जाता है। तो चलो ठीक है, गाली के तौर पे जो बोल दो सुन लेंगे, है ना। अब यहाँ से आ जाओ। डॉक्मेटिक जो आदमी होता है ना, ये अपना विचार सोच करके किसी दूसरे आदमी का विचार सुनबे नहीं करता है। आप लोग देखते हो ना, घरों में कभी कभी होते हैं, क्या होते हैं भाई, कि मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया, है ना। तो वैसे केस में थाउट यानी अपने विचार को लेकर के ये कट्टर होते हैं। चलो, तो हिंदी तो वही लिखाएगा स्टूडेंट, कट्टर ही लिखाएगा। और डेफिनेशन हो जाएगा वन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू हिज थाउट, ठीक है। जो कहता है कि मेरा ही थाउट अच्छा है तो मेरा ही थाउट अच्छा है, बस। तो वन हु हो गया इज ब्लाइंडली डिवोटेड, इतना कॉमन आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद टू हिज थाउट लगा दीजिए। तब आप लोग में कौन कौन टेस्ट दिए हैं जरा कमेंट करिए, जो अभी लाइव पढ़ रहे हैं। टेस्ट नंबर 1। हाँ सनी, आपने दिया है, मुझे दिखा है। और बाकी लोग जो ज्वाइन किए हैं उनसे पूछ रहा हूँ। आप लोग जो नई दिए हैं उनको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोगों को टेस्ट कंटिन्यू देने हैं। और एक सप्ताह के आप टेस्ट का जो टाइमिंग रहेगा उसको कंटिन्यू करिएगा। हाँ दुर्गेश, आपने भी दे रखा है। चलो, थैंक यू। तो जो भी बच्चे हैं वो एक सप्ताह में टेस्ट कंप्लीट करेंगे और वीडियो सारा कंप्लीट करेंगे और राइट डाउन करेंगे। और राइट डाउन वर्ड्स को करने के लिए आपको डायरी ले लेनी है ऑफलाइन मोड में, अगर आप आ सकते हैं वो तो बिहार शरीफ से ले लो, ठीक है। और उसके बाद सारे वर्ड्स को राइट डाउन करके क्लास में टेस्ट वगैरह जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो सारे देते हुए चलते रहना है। और जिस जिस दिन ऑफलाइन में टेस्ट रहेगा, आप लोग जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी आकर के ऑफलाइन टेस्ट में शामिल हो सकते हो। वो मेगा टेस्ट की तरह होगा। आपका जो अभी टेस्ट क्रिएट होता है ऐप पे, वो 20-20 क्वेश्चन का होता है। और वहाँ पे सीधे वो 100 या 120 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जो एक्चुअल रियल टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी सुन रहे हैं, उत्तम हो या कोई भी हो, है ना, आप लोग ध्यान दीजिए, टेस्ट कंटिन्यू करना है। वीडियो देखिए, वर्ड को नोट करिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। नहीं तो फिर पता चलेगा ना कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोग मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं होगा। चलो, अब देखो यहाँ से तीसरा जो वर्ड है, पहले इसको हम लोग पूरा हटाते हैं, ये इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा कर दिया है। वर्ड इज कॉस्मोपॉलिटन। क्या है वर्ड? कॉस्मोपॉलिटन। अब देखो, कॉस्मो का मतलब हम लोग यूनिवर्स समझते हैं, और पॉलिटन का मतलब हो जाता है नागरिक हो जाता है। यानी कि जो आदमी यहाँ पर कट्टरता दिखा रहा था, कोई अपने धर्म को, अपने थाउट को, कोई अपने कंट्री को लेकर कट्टर था, तो ये आदमी बीच में आता है और ये कहता है कि देखो, ऑल कंट्रीज आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। मतलब कि ये पूरा का पूरा देश को ही, कंट्री नहीं, पूरा देश को, जितना देश है पूरा दुनिया में सबको
क्या मानता है? अपना नागरिक मानता है, अपना परिवार मानता है, उसका खुद को नागरिक मानता है। इसका हिंदी बड़ा अच्छा है, सर्वदेशीय। ठीक है, जो अपने आप को सभी देशों का मानता है। डेफिनेशन स्टार्ट होगा कि वन हु इज द सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज। ठीक है, या वन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ, क्या साउंड है ना चिड़ियों का, वन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ सिटीजन ऑफ द ऑल कंट्रीज। चलिए हो गया, ये हो गया डेफिनेशन आपका। आप यहाँ द को डिलीट कर सकते हैं, ग्रामेटिकल यहाँ द नहीं रहना चाहिए था। अब देखिए एपोस्टेट है, तो ये मैंने बट आपको पढ़ाया था जो इंट्रो डे था उसमें ही, कि स्टेट का मतलब अवस्था या जो राज्य याद करना है, जो अपना राज्य अवस्था बदल लेता है उसको हम एपोस्टेट कहते हैं। यहाँ पे पी होगा, बी नहीं होगा। तो एपोस्टेट का मतलब हो गया वन हु ऑफन चेंजेस हिज रिलीजन। मतलब कि लोग कट्टर हो रहे थे तो ये कह रहा था कि हमको कट्टरता से कोई मतलब नहीं है, हमको तो एक धर्म से नाता ही नहीं जाता रहता है। तो वन हु ऑफन चेंजेस हिज रिलीजन, ऑफन चेंजेस हिज रिलीजन। चलिए हो गया। अब देखो यहाँ पे रिलीजन की जगह फेथ भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकता है, बिलीफ भी हो सकता है। अब देखो टर्न कोट ज्यादातर यूज होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। किसके यूज करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कि खास करके उस आदमी को कहा जाता है जो लॉयल नहीं है, कट्टर नहीं है, ये भी पलट जाएगा कभी ना कभी। तो इसका हिंदी हम लोग कर देते हैं क्या? दल बदलू। जैसे कि आप इसका हिंदी यहाँ पे एपोस्टेट का करेंगे धर्म बदलू। ठीक है, धर्म परिवर्तक। तो धर्म परिवर्तन में विश्वास रखता है, लेकिन ये हो गया दल बदलू हो गया, जो कि आपको राजनीति में रामविलास पासवान जी को कहा जाता था कि इनको पता होता था कि अगला समीकरण किस गवर्नमेंट का बनना है, तो ये पहले ही से उस गवर्नमेंट की ओर मूव कर जाते थे। तो लिख दो वन हु ऑफन चेंजेस पार्टी, है ना, वन हु ऑफन चेंजेस हिज पार्टी, चेंजेस हिज। चलिए ये हो गया आपके पास में जो कि चौभनिस्ट के पूरे फैमिली में आपने देखा, फेनाटिक, डोगमेटिक, कॉस्मोपॉलिटन, एपोस्टेट, टर्नकोट। अब तो ये थीम बाय जब पढ़ते हो ना, तो आपको इसमें बेनिफिट ये होने वाला होता है ना कि आप भी सोचोगे अरे यार सर कट्टर के सेंस में 3 वर्ड बताए थे, विचार के लिए कौन होता था यार? डॉगमेटिक होता था ना, हाँ एकदम कुत्ता की तरह, एकदम ढीठ थी की तरह अपना विचार से पे अड़ जाता था। अरे फिर फेनाटिक भी बताए थे ना, तो फेनाटिक क्या होता था? ओ अच्छा, धर्म को लेके होता था, हाँ हाँ हाँ। फिर कहोगे हाँ चौबनिस्ट में तो सही से पता चल रहा है कि कंट्री को लेके, है ना। फिर कहोगे अच्छा ये सब तो कट्टर होते हैं ना, एक आदमी होता है तो कहता है कि कोई धर्म, कोई जाति, कोई कंट्री नहीं, सब कंट्री मेरा। तो कौन आदमी होता है ऐसा? कॉस्मोपॉलिटन होता होगा। फिर आपको एपोस्टेट याद आएगा। लेकिन जो अपना पार्टी और धर्म बदल लेता है वो क्या होगा? तो एपोस्टेट होगा। जो पार्टी बदल लेता है उसके लिए स्पेशल क्या होगा? तो कोट बदल लिया, कभी उस पार्टी का कोट पहन लिया, कभी उस पार्टी का कोट पहन लिया, टर्न कोट हो गया। मतलब इस तरह से बैठ के अकेले में, जैसे अभी हम छत पे आके आपको पढ़ा रहे हैं अकेले में, ठंडा ठंडा हवा भी महसूस हो रहा है, वैसे ही आप अकेले में भी इनको अंगुलियों पर रिवीजन कर पाओगे। थीम वाइज बढ़ गया, यही फायदा भाई। फिर कहोगे सर कॉस्मोपॉलिटन उधर समझा दिए थे, फिर से इसको लेके आए हो। तो सोचो कि हम लोगों को कंट्री के सेंस में अब वर्ड सीखना है। किसके सेंस में सीखना है वर्ड? अब कंट्री के सेंस में। अब देखो ढेर सारे वर्ड आपको सिखाएंगे कि कंट्री जिस क्वेश्चन में आएगा उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। चलो, तो देखिए सबसे पहले तो ये डेफिनेशन हमको याद ही है, और हिंदी भी याद है सबको, क्या? सर्व एशिया। तो कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, पॉलिटन का मतलब नागरिक, यानी कि जो खुद को सबका नागरिक समझता है। वन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ। डेफिनेशन एक बार रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग जो क्लासेस कर रहे हो वो सारे स्टूडेंट्स को वर्ड मीनिंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? मतलब अभी तक जो भी वोकैब सेशन हम लोग किए हैं, इंट्रो डे किए हैं, दूसरा वोकैब डे किए हैं, ये तीसरा कर रहे हैं। हम्म क्योंकि देखो थीम वाइज अगर नहीं समझ में चीजें आएंगी ना, तो फिर हम लोगों को कैसे समझ में आएंगे भाई? तो वन हु कंसिडर हिमसेल्फ द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने कहा ना कि एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक ना। और मेरी तरह जैसे मैंने अभी गिनाया आपको चौबनिस्ट का पूरा फैमिली। ओके, चलो। तो ये है पहला वर्ड। अब बताओ, ये सारे वर्ड्स तो कंट्री से ही रिलेटेड है ना, तो हमें समझना है कि मार्टायर जो होता है वो अपने देश के लिए क्या करता है। तो इसका हिंदी हम लोग जानते हैं शहीद। क्या जानते हैं? शहीद।
अब शहीद जब जानते हैं इसका हिंदी, तो इसका मतलब हुआ कि जो अपने कंट्री के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। ठीक है? चलिए, हर साल हमारे यहाँ न जाने कितने ही सोल्जर शहीद होते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी देखिए जुलूस चल रहा था। जुलूस का मतलब वही उनका अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे थे लोग। चलो, तो ए पर्सन हू सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ, है ना? जब शहीद है तो वो क्या होगा? बलिदान दे देते हैं। सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर द कंट्री। मतलब डेफिनेशन या वर्ड को समझाना फिर आसान हो जाता है अगर आप चीज़ों को समझने लगते हैं तो। अब यहाँ से इमिग्रांट में आपको मैंने याद कराया था कि ई फॉर क्या याद रखना है? इंग्लैंड। अब इंग्लैंड कहने का मतलब होता है कि आदमी इंडिया छोड़ करके कहाँ चला गया है? इंग्लैंड चला गया है। वन हु लिव्स इज कंट्री। ठीक है, वन हु लिव्स इज कंट्री। पहले मैंने बता दिया था कि कंट्री रिलेटेड सारे वर्ड्स पढ़ोगे यहाँ पे, अब तो कंट्री या तो आना ही है। तो जो आदमी अपना कंट्री छोड़ दिया है यानी इंडिया से कहाँ चला गया है? इंग्लैंड चला गया है। हिंदी हम नहीं कराएंगे आपको कि हिंदी से आपको समझ में चीजें नहीं आती हैं। अब ये तो कोई इमिग्रांट और इमिग्रांट दोनों का साउंड लगभग है, जो कि क्या है? एक जैसा है। तो आपको आई का मतलब याद करना है क्या? इंडिया। मतलब ये व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो दूसरे देश का है और इंडिया आया है। चलिए, वन हु कम्स इनटू अदर कंट्री, है ना? अदर कंट्री मतलब ये दूसरे कंट्री आया हुआ है अपना देश छोड़ के। जैसे सिंपल ऐसे सोचना है कि आप ही इंडिया छोड़ के इंग्लैंड चले गए, तो आप इंडिया वाले लोग आपको इमिग्रांट बोलेंगे ई से। लेकिन आप इंग्लैंड में जब आपका माला पहना के स्वागत करेंगे वो लोग, तो वो लोग आपके लिए यूज करेंगे इमिग्रांट आई वाला, क्योंकि आप इंडिया से वहां आए हैं। चलिए, तो वही होता है। लीव्स देखो और क्वेश्चन में क्या लगा दो? इमिग्रांट। और कम्स देखो और आई। दिक्कत है तो देखो यहाँ से क्या है? मे आई कम इन सर, आपको वहीं से याद रखना है कि कम का मतलब इन होगा। क्लियर? चलिए, अब माइग्रेंट होता है तो ये देखो समझना यहाँ से बहुत अच्छे से, नहीं तो गड़बड़ा दो। माइग्रेंट हम लोग किनको कहते हैं? वर्कर्स को। किसको कहते हैं? वर्कर्स को। खास करके वो मजदूर जो कि अपना शहर, अपना गांव, अपना राज्य छोड़ देते हैं वो। ठीक है, माइग्रेंट। तो लिखना है ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स। ठीक है, फ्रॉम अदर रीजन। अब रीजन लिखने का ये फायदा हो जाएगा कि आपके पास में कोई भी मतलब आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, ये सब। चलिए, अगर ज़्यादा डिस्टरबेंस है साउंड में तो बताइएगा, क्योंकि फिर ना एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। अगर ज़्यादा हो रहा है तब नीचे चलेंगे। चलिए, रिफ्यूजी का मतलब तो आपको पता है ना, शरणार्थी होता है। हिंदी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आपको हिंदी अपनी भाषा है और आप बिहार से अगर बिलोंग करते हो तो सिंपल सी बात है, आपको तो हिंदी ऐसे भी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो रिफ्यूजी का मतलब क्या हो गया? शरणार्थी हो गया। इसका मतलब होता है कि जो आदमी दूसरे कंट्री में अपना कंट्री छोड़ करके शरण लेता है। ठीक है, तो शरण लेने को क्या बोलेंगे? सेटल कर देते हैं। वन हु सेटल। चलो, सेटल में से लगा लो। और टेक शेल्टर। टेक शेल्टर कर दो, है ना? जैसे आप लोग जानते होंगे कि इंग्लैंड ऐसे लोगों को सेटल कर लेता है या शेल्टर दे देता है जो अपने देश से मतलब कि बर्खास्त होते हैं बाय द वे। तो वन हु सेटल्स और टेक शेल्टर इन अदर कंट्री। ठीक है, इन अदर कंट्री, ये हो जाते हैं रिफ्यूजी। अब एक्सपैट्रिएट में याद रखना कि ई एक्स मतलब याद करना है क्या? आउट। और पी ए टी आर आई ए टी का मतलब लग रहा है ना, पैट्रियोट, देशभक्त पढ़े थे, यानी कि कंट्री। तो मुझे समझ में आ गया कि जिस आदमी को अपने ही देश से बाहर कर दिया गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप परवेज मुशर्रफ को मान के चल सकते हैं कि उनको पाकिस्तान से ही क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था। तो लिख देते हैं कि वन हु के बाद लिख दीजिए क्या? एग्जाइल। हाँ, वन हु एग्जाइल्स फ्रॉम हिज कंट्री। वन हु एग्जाइल्स, ई एक्स आई एल एस, फ्रॉम कंट्री। ठीक है, तो जिसको अपने ही देश से बाहर कर दिया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपैट्रिएट बोलते हैं। चलो, यहाँ पे देखो रिपैट्रिएट वर्ड का यूज किया गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा रिटर्न, है ना? री का मतलब क्या याद करना है? रिटर्न। मतलब जो अपने देश अब वापस आ गया है। कई बार आप सुनते होंगे कि इधर एक आध को मूवी वगैरह भी बना था ना, सरबजीत पे लगता है कुछ ऐसा। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग अब
मांग रखते हैं सरकार से कि उसे घर वापस लाओ, और वो जो भी कंट्री में है उसको उस कंट्री से यहाँ पे वापस लाओ। तो रिपैट्रिएट का मतलब होता है टू सेंड बैक टू हिज कंट्री, मतलब कोई व्यक्ति है उसको उसके देश वापस भेजना। ठीक है, तो फिर रिवीजन राउंड में एक बार फिर से इसको बताया जाएगा। लीजिए, रिवीजन राउंड तो शुरू भी हो गया ना। क्या दे रहा है? वर्ड और साइनो दे रहा है। जल्दी से बताओ स्टूडेंट, आप लोग कमेंट सेक्शन में आ जाओ, जल्दी से एक्टिव हो जाओ, कमर कस लो। तो लिटरेचर से बना हुआ लिटरेट है, तो लिटरेट का मतलब होता है जो आदमी पढ़ा लिखा होता है। अब बताओ साक्षर का मतलब हो रहा है एडुकेटेड का सेंस। चलिए आगे कमेंट में आप लोग क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे? तो स्कॉलर भी देंगे, बिल्कुल। तो आंसर क्या करेंगे इसका भाई? बी करेंगे। साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा, बी होगा। तो स्कॉलरली होगा या तो एडुकेटेड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताइए। फेनाटिक मतलब मैंने बोला था कि तीन वर्ड था, डॉगमेटिक, फेनाटिक, चौभिनिस्ट, तीनों का मतलब कट्टर। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या दो तीनों वर्ड का कंफ्यूजन है। कहोगे सर हमको नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। डी दे रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है? अगर स्पेलिंग में नहीं दिक्कत है तब तो सही है। आप लोग समझदार हैं तो अलग बात है। क्या गलत था इसमें? BIGOT, बिगॉट। ठीक है, तो फेनाटिक मतलब बिगॉट कर सकते हैं, बाइगॉट को भी कर सकते हैं, मतलब ये थाउट को लेकर के होता है। चलिए, बाकी तो आपको रिलीजन के सेंस में भी पढ़ाया गया था। तो फेनाटिक आंसर डी ही होगा, बस वर्ड गलत था। कॉस्मोपॉलिटन, देखिए थोड़ा बहुत तो परेशान आपको ये लोग करेंगे। कॉस्मोपॉलिटन, चलिए कॉस्मोपॉलिटन जो पूरी दुनिया को अपना बांधता है, तो यूनिवर्सल का सेंस लग रहा होगा ना। कमेंट में ही आया आप लोग का, बहुत अच्छा, सही है, यूनिवर्सल। चलिए, तो ये जो ई है यहाँ पे लिखना था। कैको का मतलब मैंने कहा था बैड होता है, और कैली का मतलब ब्यूटीफुल होता है। इतना कोई गलती कैसे टाइप करेगा यार, ये तो भांग पी के टाइप कर रही है लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग होशियार है ना कम से कम। तो कैको का मतलब बैड हो गया, और कैली का मतलब ब्यूटीफुल हो गया। इसलिए तो स्लाइड से नहीं करना चाहिए, रिकॉर्डिंग स्लाइड से आप लोग को राइट डाउन करना है। आइए अब यहाँ से एंटोनिमस है, बताइए जल्दी जल्दी। कैलीग्राफिस्ट का मतलब उल्टा कैकोग्राफिस्ट होगा, आंसर इज डी। इलिजिबल का मतलब अपठनीय होता है, तो उल्टा में लिजिबल होना चाहिए था, बिल्कुल। तो आंसर इज सी। इलिटरेट का मतलब निरक्षर, निरक्षर का उल्टा स्कॉलरली इलिटरेट होना चाहिए था, तो आंसर इज ई। आप लोग भी कमेंट करते जाओ, हम देखें या ना देखें। चौबनिस्ट का मतलब होता है आपके पास में क्या, कि ये दुनिया को नहीं लेके चलता है, अपने देश को लेके सिर्फ चलता है, तो उल्टा होगा कॉस्मोपॉलिटन। तो आंसर इज बी। और लास्ट में कॉस्मोपॉलिटन का उल्टा हम नैरो माइंडेड कर सकते हैं, पैरोचियल कर सकते हैं, तो आंसर इज ए। ठीक है ना। पैरोचियल का मतलब होता है संकीर्णवाद, जिसका सोच ज्यादा नहीं हो, संकीर्ण सोच। चलिए, बाकी तो ये कोर्स का डिटेल है, जिसमें अप्रैल मंथ तक आप अपने दोस्त लोगों को ज्वाइन करवा लीजिए। आपको सेशन अगर अच्छा आ रहा है, पसंद आ रहा है, क्योंकि भोकैब का ऑफलाइन बैच में अगर बच्चा नहीं पहुंच रहा है 5 बजे, तो कम से कम ऑनलाइन तो हम लोग के साथ जुड़ जाए। चलिए हो जाएंगे तैयार आप लोग इडियम्स के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रेक इडियम्स है, और इन्होंने फिर यहाँ पे एडिट नहीं किया है। क्या है भाई? ये ब्रेक इडियम्स है। चलिए कोई ना, हम लोग पढ़ रहे हैं सही से। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको समझना है कि ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, और यहाँ पर क्या दे दिया? आइस। तो आइस का मतलब होता है क्या? बर्फ वगैरह। अब ये पार्टी के लिए यूज करना है, किसके लिए यूज करना है? पार्टी के लिए। कि मान लेते हैं कि पार्टी में कोई आदमी कुछ ऐसा नौटंकी कर दिया कि सारे लोग चुपचाप हो गए। उसी बीच सिनेमा का सीन याद करो, जिसमें अक्सर क्या होगा कि कोई आएगा व्यक्ति, और वो अपने ग्लास में वाइन थोड़ा सा लेगा, फिर एक बाउल से, आइस बाउल से कुछ क्रिस्टल आइस के उसमें डालेगा। इतना साउंड वहां पे करेगा कि पूरा माहौल में आपको बर्फ के क्रिस्टल की आवाज सुनाई पड़ेगी। और उसके बाद कहेगा तब गाना किसने बंद कर दिया, है ना। उसके बाद फिर पार्टी सार्टी वो शुरू कराएगा। तो ये होता है ब्रेक द आइस, का मतलब होता है कि लोगों के जो चेहरे पर चुप्पी थी, उस चुप्पी को ये क्या आदमी करता है? तोड़ता है। तो देखो हिंदी सिर्फ समझा देने से समझ में नहीं आएगा कि हाँ चुप्पी तोड़ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा कहानी की तरह समझाना आपको मजबूरी हो जाता है।
चलिए, तो चुप्पी तोड़ना का मतलब क्या हो गया कि जो पार्टी अचानक से बंद हो गई थी, उसको स्टार्ट अगेन कर दिया। स्टार्ट कन्वर्सेशन भी आप लिख सकते हैं, वो भी एग्ज़ामिनेशन में देता है। लो, अगर किसी न्यूज़ को आप लोग ऐसा देते हैं जिससे आप ही का दिल टूट जाए, ये ब्रेक द न्यूज़ नहीं हुआ बल्कि न्यूज़ ने आपको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक द न्यूज़ का जो सेंस है, उसका ये सेंस है कि आप किसी आदमी को बुरा समाचार देते हैं। तो इसको इंग्लिश टू इंग्लिश याद करते हैं। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब टू गिव बैड न्यूज़। चलो हो गया? तो ब्रेक द न्यूज़ का मतलब हुआ कि ऐसा न्यूज़ दिया कि सामने वाला को बहुत ही बुरा लगा, टूट गया बेचारा। चलिए, अगला क्या है? ब्रेक द बैंक। अब खुद ही सोचो, बैंक का मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी की बात होगी और आप ऐसा कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं कि जिससे सारा बैंक ही बंद हो गया। जैसे मेरे जैसे लोग रहेंगे, जो बैंक में पैसा ही जमा करने के पक्ष में नहीं रखते हैं। तो फिर देखिए, बताइए क्या होगा? दिक्कत है ना? है ना? सारा बैंक ही ना बंद हो जाएगा। तो ब्रेक द बैंक का मतलब ही हो जाता है कि क्या करना? मार्केट पॉलिसी को डिस्ट्रॉय करना। तो इसको भी इंग्लिश टू इंग्लिश याद करते हैं। डिस्ट्रॉय द मार्केट पॉलिसी। चलिए हो गया। अब देखिएगा फ्रेज़ल वर्ब में क्या है? कैरी है। क्या है भाई? कैरी है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैरी के कुछ फ्रेजेज़ हैं। सबसे पहला फ्रेज आपको दिया है कैरी आउट, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है रूल्स, यानी कि नियम का क्या करना? पालन करना। क्या करना भाई? पालन करना। ठीक है? अब देखो इसमें हम लोगों को ढेर सारे वर्ड्स सीखने हैं, ठीक है? नियम को पालन करना। सबसे पहले कैरी आउट का मतलब हम इंग्लिश में बताएँगे तो क्या होगा? ओबे होगा। जैसे कि बाय द वे सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया और उसको सारे लोगों ने माना, तो ओबे किया, एग्ज़ीक्यूट किया। या फिर अब आरबीआई जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन दिए और वो सारा है जो कि प्लान को क्या करेगा? दूसरे बैंक अप्लाई करेंगे, एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो अप्लाई हो गया। तो ये तो हो गया वर्ड मीनिंग आपके पास में। अब फ्रेज़ल वर्ब में ही फ्रेज़ल वर्ब अगर लिखोगे तो आपको अवॉइड के साथ में क्या लिखना है? बाय लिखना है, ठीक है? और कॉम्प्लाई के साथ में क्या लिखना है? विथ लिखना है। तो फ्रेज़ का फ्रेज़ भी कई बार आंसर आपको देना पड़ेगा। चलो ठीक है। बाकी देखो मैंने मीनिंग बता दिया है, ओबे, एग्ज़ीक्यूट, अप्लाई, फॉलो, ये सब हो जाएगा इसका मीनिंग। पालन करना, अनुसरण करना। और फ्रेज़ टू फ्रेज़ अगर इंग्लिश लिखोगे तो अवॉइड के साथ बाय, कॉम्प्लाई के साथ विथ और कैरी के साथ में आउट याद रखना। क्योंकि फिलर में क्या देगा कि नियम का अनुसरण करना आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रीपोज़िशन के अनुसार कम्प्लाई, कैरी और आपका अवॉइड तीनों दिख सकता है। लो, ये हम क्या समझाएँगे? सबको पता है। आप लोग रोज़-रोज़ बोलते हो, क्या भाई? कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। तो कैरी ऑन का मतलब हो रहा है क्या? कोई बिज़नेस या मीटिंग को जारी रखना। तो हिंदी में आपके पास क्या हो गया? जारी रखना। और इंग्लिश हो जाएगा आपके पास में क्या? टू कंटिन्यू। चलिए हो गया। बाकी तो आप लोग यहाँ पे कीप के साथ में अप ऑन भी लगा सकते हैं, गो के साथ में ऑन भी लगा सकते हैं। तो ये आपका 2 और फ्रेज़ टू फ्रेज़ इंग्लिश भी आ सकता है। अगला वर्ड है आपके पास कैरी अवे। ये होता है प्यार मोहब्बत में। एक बार तो आप है ये थे किसी के साथ में और कोई दूसरा या दूसरी के साथ भी आपका तो थोड़ा-सा है अटैचमेंट होना शुरू हो गया है या जुड़ाव होना शुरू हो गया, झुकाव होना शुरू हो गया है। तो कैरी अवे का मतलब होता ही है खींचा चला जाना, खींचा चला जाना। ख़ास करके होता है कि जैसे अब लड़के लोग कमज़ोर दिल के होते हैं थोड़ा-सा, खूबसूरती दिखी नहीं कि हम लोग थोड़ा-सा उधर मूव होने लगते हैं बाय द वे। तो हम लोगों के लिए बदनाम हैं हम लोग इस बात के लिए, अब कुछ लोग हैं ऐसे तो सब लोग बदनाम हो गए। तो खींचा चला जाना का मतलब यही हुआ। तो इसका इंग्लिश और आपके पास में होगा अवे मतलब दूर जाना और किसी आदमी के द्वारा। ठीक है? आप समझो यहाँ से। खींचा चला जाना का सबसे आसान इंग्लिश लगेगा क्या कर देंगे सर? अट्रैक्टेड। ठीक है? अब देखो सुंदरता से मोहित होने की बात हो रही है ना, जिसमें आप लोग सुने होंगे कि भाई मोहिनी का रूप धारण करके भाई भस्मासुर का समाप्ति हुआ था। तो वो क्या होता है? मंत्रमुग्ध होता है। तो मंत्रमुग्ध होना का इनेमर्ड भी होता है। फिर आप किसी के परफॉर्मेंस से है जो कि पूरी तरह से बंध जाते हैं तो मेस्मराइज्ड भी कर सकते हैं। ठीक है? और यही जज लोग और क्या यूज़ करते हैं? एंथ्रॉल्ड भी यूज़ करते हैं। आप एंथ्रॉल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए इनेमर्ड वर्ड अभी जो मैंने सिखाया था वो आपको वर्ड ऑफ द डे में मैंने रखा है क्योंकि स्पोकन का ये वर्ड बहुत ही क्या है? फेमस है। और बाकी मैंने बताया है कि किसी की खूबसूरतियों को की ओर खींचा चला जाना और एंथ्रॉल इसका क्या था? और एक्स्ट्रा सिनोनिमस था।
चलिए, एग्जीक्यूट का मतलब मैंने बताया था कि ये लागू करना होता है क्या चीज़ को, रूल्स को। तो ये भी आपका काफ़ी प्रचलित वर्ड है और आजकल के न्यूज़पेपर का कॉमन वर्ड है। तो एग्जीक्यूट भी आप याद रख सकते हैं। प्लेगरिस्ट आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आजकल इस पे काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं कि कोई किसी की राइटिंग चुरा लेता है तो उसे प्लेगरिस्ट कहा जाता है। ठीक है? ये दूसरे का है जो कि क्या करते हैं, वर्क को चुराते हैं। वर्क में एस लगाइएगा तो रचनाएँ होती हैं। काम में तो एस नहीं लगता, लेकिन आप किसी भी प्रकार का लिटरेचर रचना के लिए यूज़ कर सकते हैं। पैट्रियोट का मतलब मैंने बताया ही था आपको कि ये देशभक्त होता है ना? मार्टायर अलग चीज़ होता है। ये देशभक्त है, ठीक है? और जो मार्टायर होता है वो अलग वर्ड है। ये रिलेटेड वर्ड में आएगा, इसका साइनो नहीं कह सकते हैं। ये होता है जो कि मृत्यु को प्राप्त कर जाता है अपने देश के लिए, यानी शहीद होता है। चलिए, अब देखिएगा अगला आपके पास में प्रोवर्ब ऑफ द डे में ये रखा गया है कि टेकिंग ए ब्रेक कैन लीड टू ब्रेक थ्रू। मतलब ये हुआ कि जैसे क्या होता है ना कि कई बार हम लोग काम काफ़ी दिनों से कर रहे थे। अब करते-करते हमने अचानक से 2 दिन का 1 दिन का छुट्टी ले लिया। तो ये ही यहाँ पे यूज़ होता है कि टेकिंग अ ब्रेक कैन लीड टू ब्रेक थ्रूज़। हिंदी हुआ कि कभी-कभी आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिमाग को शांत भी रखना होता है या आराम भी देना होता है। तो इंग्लिश में अगर आप लिख के चलते हो तो इंग्लिश में आपके पास लिखा आता है क्या? हाँ, यू नीड टू रिलैक्स योर माइंड, ठीक है? क्या चीज़ के लिए? टू थिंक अबाउट योर ड्रीम्स लिखा दीजिए, है ना? तो कई बार आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने दिमाग को आराम देने की भी ज़रूरत होती है। तो टेकिंग अ ब्रेक कैन लीड टू ब्रेक थ्रू, यानी थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा तो आप कामयाबी की ओर कदम ही बढ़ाइएगा, ऐसा नहीं कि आप रुक जाइएगा। और ये रहा वो लिस्ट जो हम आज सिखाए आपको। कैकोग्राफिस्ट का मतलब हो गया आपके पास बैड हैंडराइटिंग, कैलीग्राफिस्ट हो गया सुंदर हैंडराइटिंग, कार्टोग्राफर मानचित्र बनाता था, एलिजिबल डॉक्टर साहब की हैंडराइटिंग अपठनीय, इनकरेजिबल एकदम 100% अगर आप क्या करते हैं करेक्ट लिखते हैं तो पॉजिटिव वर्ड है ना? आईएन से नेगेटिव सेंस लगता है लेकिन है पॉजिटिव। इनकरेजिबल का मतलब बेशुद्ध होता था, शुद्ध हैंडराइटिंग एकदम मतलब शुद्ध का मतलब उसमें कोई गलती त्रुटि नहीं हो। इनफॉलिबल जो आदमी कभी लाइफ में फेल नहीं हुआ हो, इलिटरेट जो पढ़ लिख नहीं सकता, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी कंपाइल करने वाला, स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करने वाला, प्लेराइट नाटक लिखने वाला या डायरेक्ट करने वाला, प्लेगरिस्ट साहित्य चोर, कंपोजिटर न्यूज़पेपर में न्यूज़ को कंपोज करने वाला, चौबिनिस्ट अंधा देशभक्त, फेनाटिक अंधा धर्म को पालन करने वाला, डॉगमैटिक अपने विचारों के लिए अंधा, कॉस्मोपॉलिटन पूरी दुनिया को अपना समझने वाला, एपोस्टेट अपना धर्म बदलने वाला, टर्नकोट पार्टी बदलने वाला। चलिए, मार्टायर का मतलब हो गया शहीद, एमिग्रांट का मतलब वन हू लिव्स हिज कंट्री, इमिग्रांट वन हू कम्स इनटू ए कंट्री, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जिसका मतलब होता था प्रवासी लोग, माइग्रेटरी वर्ड्स और एनिमल्स के लिए यूज करना है, प्रवासी पक्षी और एनिमल, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखना है कि माइग्रेंट यूज करना है वर्कर्स के लिए और माइग्रेटरी यूज करना है वर्ड्स के लिए। रिफ्यूजी शरणार्थी, एक्सपेट्रिएट मतलब ईएक्स मतलब आउट, वन जिसको अपने देश से बाहर करना है तो वही हो गया आउट ऑफ कंट्री। री मतलब रिटर्न होगा तो सेंड बैक टू हिज कंट्री, जैसे सरबजीत का मूवी देख लो। पैट्रियोट का मतलब देशभक्त, कॉन्वर्सेशन रूपांतरण, एग्जीक्यूट लागू करना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करोगे? लो कमेंट नहीं आया। करना ही वाज जस्ट बाय हर ब्यूटी एंड टैलेंट। तो कह रहा था कि वो उसकी सुंदरता से क्या हो गया, खींचा चला गया ना, तो कैरिड अवे। चलिए अब नहीं बताइएगा तो हम ही ना बताएंगे। फिर से एडवर्टाइज़मेंट ही रहेगा क्योंकि आपको बताया जा रहा है बार-बार कि अपने दोस्त लोगों को जुड़वाइए, ऑफ़लाइन मोड और ऑनलाइन मोड जैसे भी ला सकते हैं बुलाइए। और ये था पहला टेस्ट का स्कोर, इसलिए मैंने दे दिया है ताकि आप लोग थोड़ा तो इंस्पायर हों। तो टॉप स्कोर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रजनी, सन्नी, श्रेया, मीनू, दुर्गेश। ठीक है? 5 लोगों ने स्कोर दिया था तो इस वजह से 5 लोगों का मेरिट में नाम भी आ गया। 10-12 लोग देंगे तो फिर उसमें कुछ लोगों का नाम आएगा भी स्लाइड में और कुछ नहीं भी आ पाएगा। तो कोशिश ये करना है कि अपने आप को इंस्पायर करते रहिए, टेस्ट कंटिन्यू देते रहिए। नहीं तो मैं सीरियसली इस बार आप लोगों को आउट कर दूँगा, फिर मैं कोई नहीं सुनूँगा कि आपने क्या पेमेंट किया था और कितना पेमेंट किया था। ठीक है?
तो टेस्ट कंटिन्यू देना है और 1 सप्ताह का अल्टीमेटम मैसेज आपके पास रहेगा और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपको बता देंगे सबको कि देख लीजिए इनको हम मैसेज कर दिए हैं, अगर ये टेस्ट नहीं देंगे भाई तो इनको आउट करने वाले हैं। बेइज्जती तो होबे करेगा आप लोग का। चलिए, तो चाहते हैं अगर रेगुलर वर्ड को अच्छा रखना तो आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है टेस्ट को देने में। तो आज आप लोगों का धन्यवाद सन्नी, उत्तम, अमन, दुर्गेश जी, रजनी एंड मीनू, है ना? आज के सेशन में जुड़ने के लिए। चलिए तो फिर मिलते हैं कल।